अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषताएं बताइए तथा पूर्ण प्रतियोगी फर्म अल्पकाल में कैसे संतुलन प्राप्त करती है। तो पहले आते हैं पूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषता। इसका पहला विशेषता होता है कि बड़ी संख्या में खरीदार और बड़ी संख्या में विक्रेता होते हैं, यानी बेचने वाले भी अधिक होते हैं और खरीदने अधिक होते हैं। ये पहला विशेषता हो गया। दूसरा विशेषता क्या है कि समरूप वस्तु होगी, यानी वहाँ जितने बाजार के जितने भी दुकान होंगे सबकी वस्तु लगभग सेम होंगे। ठीक है नहीं समझ में सेम कैसे होगा? सबका तो आलू रहेगा, आलू टमाटर से मतलब नहीं है, मतलब सबका क्वालिटी सेम होगा। ठीक है चांदनी जी, आलू टमाटर नहीं, मतलब सभी फर्म एक जैसी वस्तु बनाएगी, गुणवत्ता आकार वगैरह सब कुछ सेम होगा। जैसे मार्कर बनाने की बहुत सारी कंपनी है, तो सब कंपनी क्या करती है सेम ही क्वालिटी, मतलब क्वालिटी थोड़ा डिफरेंस होगा। अगर डिजाइन से बनाता है बस, डिजाइन थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, ठीक है ना, डिजाइन थोड़ा अलग हो सकता है, उसका लोगो अलग रहेगा, बाकी मटेरियल सेम ही यूज होता है। ठीक है दूसरा हो गया, यानी संपूर्ण वस्तु होगा। पहला क्या था? पहला विक्रेता हाँ विक्रेता भी अधिक होंगे और बेचने मतलब विक्रेता भी अधिक होंगे। और दूसरा है कि वस्तुएं समरूप होंगी, यानी आकार में भी सेम होंगी, गुणवत्ता भी लगभग सेम होगा। ठीक है तीसरा क्या होता है? तीसरा है मुक्त प्रवेश और निर्गमन, यानी कोई भी दुकान आसानी से मतलब कोई भी लगा सकता है और कोई भी छोड़कर जा सकता है, यानी कोई भी फर्म अपना स्थापित कर सकता है में और कोई भी जा सकता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, मतलब ये मुक्त होता है। ठीक है ना, किसी का कोई पाबंदी नहीं है कि नहीं तुम नहीं लगा सकते हो। ठीक है ये पूर्ण प्रतियोगी का क्या है विशेषता है ना। ठीक है फ्री ट्रेड कर सकते हो इसको। हाँ और चौथा है पूर्ण ज्ञान। अभी मत समझिए किताब को, जिससे रिलेटेड नहीं, पूर्ण ज्ञान होता है, यानी खरीदने वाले को भी पता होता है कि ये बाजार में भी रेट क्या चल, आलू कितने रुपए केजी है, और बेचने वाले को भी पता होता है कि बाजार में कैसे रेट चल रहा है। ठीक ऐसा नहीं कि एक दुकान के पास आपको 40 रुपए केजी आलू मिलेगा, 80 रुपए नहीं ना, लगभग 40-42 ऐसे मिलेगा। ठीक है क्लियर है। और अगला क्या था? मूल्य ग्रहण करता, यानी जो फर्म है वो मूल्य निर्धारण नहीं करेगी, वो बाजार से अडॉप्ट करेगी। मान लीजिए जब आप आलू बेचने जा रहे हैं, मान लीजिए आप एक फर्म होगा छोटे से, ठीक है आप अगर आलू बेचने जा रहे हैं तो आप निर्धारित नहीं करेंगे कि आलू मेरा हम 100 रुपए बेचेंगे, बाजार के अकॉर्डिंग ही आपको बेचना पड़ेगा। यानी आपको उस मूल्य को ग्रहण करना होगा, वहां पे जो रेट चल रहा है उसी रेट पे आपको भी बेचना पड़ेगा। आप नहीं कह सकते कि ना हम बेचेंगे, हम 100 रुपए केजी बेचेंगे तो बोलेगा दूसरा हम अगला नहीं खरीद लेंगे। ठीक है ना, दूसरा क्या बोलेगा हम तुम्हारे पास नहीं खरीदेंगे, मेरा मर्जी, तो स्वतंत्र है। ठीक है ना। अगला क्या है? परिवहन लागत का अभाव होता है, इसमें आपको परिवहन का भी खर्चा देना नहीं होता है। ठीक है ऐसा नहीं है ना कि आप एकदम ऑर्डर करके कहीं और से मंगा रहे हैं, नहीं ठीक है आप बाजार के आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगा। इसकी विशेषता बता रहे हैं पूर्ण प्रतियोगी का। फिर अगला चीज कारकों की गतिशीलता, कारकों की गतिशीलता। कारक क्या क्या होते हैं किसी फर्म के? कितने कारक होते हैं? भूमि पूंजी श्रम संगठन उद्यमिता पढ़े है ना। यहाँ पे इन 2 कारक लेते हैं, श्रम तथा पूंजी। श्रम तथा पूंजी। यहाँ पे ये कारक क्या होते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं। मान खरीदने वाले हैं, आपको मन किया कि नहीं हम ये स्वाति का दुकान भी है और नंदिनी का भी दुकान है, आपको मन किया कि हम स्वाति की दुकान से नहीं खरीदेंगे, तो आप स्वतंत्र है ना कि आप नंदिनी की दुकान में खरीद सकते हैं। या फिर नंदिनी को मूड है कि नहीं हमने इस चांदनी को अपना सामान बेचेंगे, तो वो दूसरे किसी और को भी बेच सकती है। तो यहाँ पे क्या होता है दोनों स्वतंत्र होते हैं, खरीदने वाला बेचने वाला भी। क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है पूर्ण प्रतियोगी फर्म अल्पकाल में कहाँ संतुलन प्राप्त करती है, मतलब इसको अल्पकाल में संतुलन कहाँ मिलेगा? तो जब MR=MC होगा, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल मार्जिनल मतलब रेवेन्यू, मतलब क्या होता है जो आपको मिला। ठीक है आपका जितना लागत लगा था अगर उतना आपको मिल जाए तो आप संतुलन में रहोगे। मतलब एक पर 5 वाले तो ज्यादा से समझ सकते हैं। ठीक है ना, अगर आप इस मार्कर को 10 रुपए में खरीदे, ठीक है आप एक बिजनेस मैन है, ठीक है आप इस मार्कर को 10 में खरीदे और आपको बेचना भी इसको तुम कितने में? 10 में। अगर आप 10 में ये मिल गया, कोई दूसरा बोला कि हाँ हम 10 में खरीद लिए, तो आप उस जगह पे संतुलन में होंगे। सिर्फ संतुलन की बात कर रहे हैं, अभी प्रॉफिट लॉस पे नहीं जाना। ठीक है आप संतुलन में तभी होंगे ना आप जितना बिक जाए। ठीक है अब इससे प्रॉफिट
आपको समझ में आ रहा होगा। जी। मान लीजिए आप खरीदे 10 में, सामने वाला 8 ही दे रहा है, हाँ तो वो तो लॉस हो गया। नुकसान होगा। खरीदे 10 में, सामने वाला 15 दे दिया, हाँ तो लॉस हो गया। 5 का फायदा हुआ है, ठीक है ना। हाँ उसको क्या बोलेंगे, फायदे में चले, फायदे में चल। ठीक है। ये क्लियर हुआ ना? हाँ। ये कहाँ पे संतुलन प्राप्त करेगी, हाँ। सीधा सीधा है कि जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाए, ठीक है। यानी जहाँ पे सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर हो जाए। ठीक है ना। ये क्लियर है, हाँ। किसी को इसमें प्रश्न, नहीं। क्योंकि ये एग्जाम में बनता है क्वेश्चन, इसीलिए। अब अगला कि लागत क्या है, लागत क्या? अल्पकाल में औसत लागत इक्वल स्थिर लागत और औसत परिवर्ती लागत के बराबर क्यों होता है, ठीक है ना। तो लागत क्या होता है, लागत वह कुल व्यय है, यानी लागत टोटल खर्चा है जो जो कोई फर्म किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन के लिए लगाती है, ठीक है। किसी वस्तु के उत्पादन के लिए या किसी सेवा, यहाँ पे सेवा उत्पादन, SRP हमारा एक फर्म है, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये लगाएगी ना, सेवा के उत्पादन के लिए लागत लगता है ना, रूम रेंट देना है, बिजली है, ठीक है, बेंच डेस्क का है, अपने टीचर जो आ रहा है उसको, मतलब टीचर अगर स्कूटी से आ रहा है तो उसमें पेट्रोल का, ठीक है ना। तो ये क्या लागत लग रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, मतलब जो जितना भी पैसा, पानी से काम नहीं चलेगा मैम स्कूटी में। ठीक है सर, कल से आप पानी से ही आया, मतलब पानी ही यूज करते हैं स्कूटी में, देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है, ठीक है ना। पानी से चलाएंगे काम, मिस्टर इंडियन हैकर का नाम सुने हैं ना, सब लोग जानते होंगे, चलाते हैं पानी से, ठीक है। इसमें क्या है, तो कोई भी फर्म किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन के लिए जो भी पैसे खर्च करती है उसको क्या कहेंगे, लागत। तो ये इसमें क्या क्या शामिल होगा, इस खर्च में से जो पैसा खर्च करेगी तो उससे क्या क्या खर्चेगी, कच्चा माल खरीदेगी, मजदूरी में पैसा मतलब इन्वेस्ट करेगी, इन्वेस्ट नहीं बर्बाद नहीं करती है, इन्वेस्ट करती है, ठीक है। और मशीन में मशीनरी खरीदेगी, उसके लिए भूमि का किराया देगी, ठीक है। अपना भी भूमि है तो उसका भी तो हो रहा है ना यूज, ठीक है, यूज हो रहा है। हाँ। पूंजी का ब्याज देगी, ठीक है, परिवहन का व्यय देगी, और अन्य उत्पादन में जो खर्च लगेगा उसको देगी। तो ये टोटल मिलाकर जो पैसा उसका इन्वेस्ट किया जाएगा, जो पैसा वो देगी, उस सबको क्या कहेंगे, लागत। मतलब लागत सारे व्ययों का योग है, बस साफ साफ समझो, यानी जितना भी खर्च किया उसका योग है लागत। और सरल सब इजी वे में कहा जाए तो उत्पादन में किए गए सभी खर्च को लागत कहते हैं, यानी किसी चीज के उत्पादन में जितना खर्च किया सबको लागत। अब क्या है कि अल्पकाल में औसत लागत इक्वल औसत स्थिर लागत प्लस औसत परिवर्ती लागत क्यों होता है, ठीक है। यानी शॉर्ट टाइम में जो औसत लागत है, औसत लागत बोलते हैं ये ABC प्लस किसका AFC ना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट, यानी औसत स्थिर लागत प्लस औसत परिवर्ती लागत, ठीक है। तो दो प्रकार की लागत होती है ना, शॉर्ट टर्म में दो प्रकार की लागत होती है। पहला होगा स्थिर लागत, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं FC फिक्स कॉस्ट, ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। तो स्थिर लागत कब लगेगा, आप मान लीजिए कोई आपका फर्म है, आप वहां पे आप एक मशीन खरीद लिए, अब आपका उत्पादन हो या ना हो आपको फर्क पड़ना है, उस मशीन में जो पैसा लग गया उसको फर्क है, आपका उत्पादन हो रहा है तब भी और नहीं हो रहा है तब भी आप उसमें लागत लगा दिए, उसको बोलते हैं स्थिर लागत, ठीक है। मान लीजिए ट्यूशन है, इसका रेंट देना है हमको, अब स्टूडेंट 4 रहे या 40 रहे, उससे क्या मतलब है, देना तो उतना ही रेंट है जितना दे रहे हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे स्थिर लागत। और परिवर्ती लागत क्या होता है, जो उत्पादन की मात्रा के साथ बढ़ता और घटता है। अगर मान लीजिए आप ये 10 यूनिट का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो लागत लगेगा और 20 यूनिट के उत्पादन में जो लागत लगेगा दोनों में अंतर होगा, ठीक है। यानी उत्पादन की मात्रा के साथ जो लागत बढ़े या घटे उसे परिवर्ती लागत कहते हैं, लेकिन उत्पादन की मात्रा के बढ़ने या घटने का जिस लागत पर कोई असर नहीं होता है उसको स्थिर लागत कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब अगला क्या है हमारे पास क्वेश्चन कि मांग की कीमत लोच से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो किसी वस्तु की कीमत में
होने पर उसकी मांग कितनी बढ़ती घटती है, उसको क्या कहते हैं? मांग की कीमत लोच। यानी कि डिमांड, ये सॉरी, पैसा बढ़ने से, कीमत बढ़ने से, किसी वस्तु का कीमत बढ़ने से उसके मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको बोलते हैं मांग की कीमत लोच। कीमत लोच। ठीक है, तो इसके 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, यानी 5 तरह के कीमत लोच होते हैं। ठीक है ना। पहला है पूर्ण लोचदार। पूर्ण लोचदार, तो ये कब होगा? जब कीमत स्थिर रहे, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है, फिर भी मांग घट और बढ़ रहा है। मांग क्या हो रहा है? घट बढ़ रहा है। कीमत में कोई परिवर्तन न होने पर भी यदि मांग की मात्रा में कमी तथा वृद्धि होती है, उसे पूर्ण लोचदार कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो सकता है? ये सीजन के अकॉर्डिंग हो सकता है। आपका डिमांड इसमें सीजन के अकॉर्डिंग हो सकता है। ठीक है, अभी किस चीज का मांग बढ़ेगा घटेगा? स्वेटर का घटेगा बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा, ये इसमें ईडी है यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच, वो क्या होती है? इन्फिनिटी होती है, अनंत होती है। ठीक है ना। अनंत क्यों होगी? क्योंकि इसको कीमत से कोई मतलब नहीं है, पैसा बढ़ने घटे कोई मतलब नहीं है। इसका एग्जांपल दे सकते हैं क्या? सबसे है नमक और दवाई। हाँ, उसका कीमत नमक और दवाई दो सबसे इजी एग्जांपल है। नमक, अगर नमक 1 रुपए केजी हो जाए, अभी 10 रुपए 20 रुपए केजी है, क्या है पता नहीं। ठीक है, अगर नमक 1 रुपए केजी हो जाए तो आप 1 क्विंटल खरीद लोगे? नहीं खरीदेंगे। ठीक है, नहीं तो सब्जी में पता चला 4 चम्मच डाल के बनाने लगे। ऐसा नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हाँ ठीक है ना। तो इसमें क्या है? कीमत से कोई मतलब नहीं है। हाँ आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, अब ऐसा है ना कि बोलेंगे कि नहीं 1 ही चम्मच बनाना है तो 1 ही पैकेट कर देंगे। अगर मान लीजिए आपको ज्यादा लोगों के लिए खाना बनाना पड़ जाए तो आप और भी तो खरीद सकते हैं। इससे इसकी मात्रा में कमी या वृद्धि होगी। क्लियर है। दूसरा है पूर्ण बेलोचदार। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अगर क्लास में नींद भी आता है, जम्हाई जिसको बोलते हैं। ठीक है, अगला है पूर्ण बेलोचदार। ठीक है, इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, यानी जो मांग की लोच है वो 0 होती है। ठीक है, पैसा बढ़े घटे, कम हो ज्यादा हो, उसको कोई मतलब नहीं है। पैसा बढ़े घटे, कम हो ज्यादा हो, कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे पैसा स्थिर है, पैसा बढ़ घट नहीं रहा था यहाँ, और यहाँ पे क्या होगा? पैसा घट बढ़ रहा है। पैसा में मतलब इसकी कीमत, पैसा में कीमत ना। ठीक है, कीमत में वृद्धि और कमी हो रही है, लेकिन मांग पैसा का वैसा ही वैसा ही है। ED equal to infinite, ED equal to 0 हो गया है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। ठीक है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ईडी को बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें पैसा बढ़े या घटे। ठीक है ना। अरे कीमत, सॉरी, इसमें कीमत बढ़े घटे कोई मतलब नहीं है, मांग आपका इससे होगा। इसका एग्जांपल आप लोग कमेंट में बताएंगे। इसके एग्जांपल क्या? सब्जी प्राइस तो सेम ही रहता है ना। लोचदार मांग, कमेंट में बताइएगा जो भी आंसर है। ठीक है, लोचदार मांग, इसका जो ईडी है यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 से कम होता है। ठीक है ना, 1 से कम होता है। यहाँ पे क्या है कि पैसा जो है कीमत में थोड़ी सी कमी आई, कीमत में थोड़ी सी कमी आई, लेकिन मांग बहुत बढ़ गया। इसका एग्जांपल, मान लीजिए कीमत में 10% की कमी आई है, लेकिन आपका मांग कितना बढ़ गया? 20%। ठीक है, इसका एग्जांपल, हाँ, सोना चांदी खरीदने पर पैसा है, गाड़ी अच्छा, कम दाम होने पर। अरे कुछ ऐसा एग्जांपल दीजिए जो सबके लिए अफोर्डेबल हो। मेरे पास साइकिल, कॉपी किताब हाँ, कॉपी पेन भी, साइकिल। अच्छा ठीक है, फिर आलू क्या होता है? अगर सस्ता हो जाता है तो हम लोग खरीद के रख लेते हैं 1-1 क्विंटल, 2-2 क्विंटल, फैमिली के अकॉर्डिंग, जितने फैमिली होते हैं। ठीक है ना। क्या हुआ, हंस रहे हैं आप लोग? नहीं भाई, देखिए ऐसा कुछ एग्जांपल फिर जो सब लोग डेली यूज करते हो। मेरे घर तो गाड़ी नहीं है तो अगला इकाई लोच, यानी इसमें जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, मांग की जो लोच होती है वो 1 के बराबर होगी, यानी जितना कीमत में उतना ही मांग में भी परिवर्तन आएगा।
ठीक है, कीमत में जितना अगर कीमत में 10% की कमी आ रही है तो मांग भी 10% बढ़ेगा। ठीक है, इकाई लॉस हो गया। मतलब कीमत में तो देखिए, सुनिए क्लियर कर दे रहे हैं। अगर कीमत में कमी होगी यानी पैसा अगर कम होगा, अगर आपको सस्ता मिलने लगे तो आप क्या करोगे, ज्यादा खरीदोगे ना, अपने मांग को बढ़ाओगे ना। ठीक है, अभी अगर टमाटर 60 रुपए केजी है तो सोचे होंगे कि आधा केजी में ही काम चला लेंगे, लेकिन अगर वही 10 रुपए केजी हो जाए, कीमत में कमी आ जाए तो आप क्या करेंगे, ज्यादा नहीं सोचेंगे, 1 केजी ले लेते हैं, 2 भी ले लेते हैं, चटनी भी बना के खा लेंगे। ठीक है ना, क्लियर है। अब अगले है बेलोचदार मांग, जिसमें क्या होता है, कीमत में बहुत परिवर्तन आ जाए। ठीक है, लेकिन डिमांड में बहुत कम परिवर्तन। अगर कीमत में 20% की परिवर्तन आ रहा है, यानी 20% अगर कीमत में कमी हो रही है, तो मांग में ऐसा नहीं कि 20%, ठीक, उसमें 10% की मांग में मतलब नहीं कीजिएगा आप, मैंने पैसा भी कम ऊपर से आप खरीदिएगा भी कम। ठीक है, अब क्लियर है। बेलुनदार ठीक है, आगे के लिए मजा आ गया था तो फिर से सब समझा दीजिए लास्ट वाला। अगर वो कह रहा साफ लग रहा था, खुद पूछ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका कि पूर्णतया लुसदार मांग वक्र क्या है, पूर्णतया लुसदार वक्र क्या है, लुसदार वक्र क्या है, इकाई क्या है, लुसदार। एक्चुअली एग्जाम में 3 ही कोई आएगा, लेकिन नेहा जी 500 पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, पता नहीं आपको कितना समझ में आपको नहीं पता, लेकिन बोला हमको तो समझ में आ रहा था पढ़ रहे थे। तो क्या पहले में पूर्व बेलुसदार है। ठीक है, पूर्व बेलुसदार मतलब कि एकदम रबर देखे हो, रबर कैसे एकदम लचीला होता है, एकदम कितना उसको मोड़ो फिर वो सीधा हो जाएगा, एकदम फ्लेक्सिबल। तो पूर्ण बेलुसदार उसी प्रकार का होता है। इसका फॉर्मूला क्या है, ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका मतलब होता है कि एकदम से लोचदार, इसका लोच का मतलब का मेजरमेंट करने का कोई क्राइटेरिया नहीं। कैसे होगा, तो यहाँ पे क्या है कि प्राइस जो है वो ये देखो, आप अगर ऊपर का बिठा दें, जब आप कोई भी कर्व बनाते हो तो यही बनाते हो ना, ये 0 बिंदु हो जाता है, ये x रख लेते हो और ये y रख लेते हो। ठीक है, तो इधर हम लोग प्राइस ले लेते हैं और इधर ले लेते हैं क्वांटिटी। तो अगर आपका प्राइस स्थिर है, प्राइस मान करो इसका 10 रुपया, लेकिन समय के हिसाब से इसकी क्वांटिटी कभी घट जा रही है, बढ़ जा रही है, तो ये लचीला हुआ ना। रेट तो एक ही है, लेकिन प्राइस में कोई फर्क आया, सॉरी क्वांटिटी में फर्क आया, क्वांटिटी में हमेशा फर्क आ रहा है, प्राइस में नहीं आ रहा, प्राइस कीमत में नहीं आ रहा। ये आपके डिमांड पे डिपेंड कर रहा है, प्राइस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठंडा का दिन है तो स्वेटर ज्यादा बिकेगा, और गर्मी का दिन तो स्वेटर कम बिकेगा, लेकिन स्वेटर का दाम कितना है उतना रह जाएगा। क्लियर है, यस, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो प्राइस में फर्क नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, क्वांटिटी में फर्क आ रहा है, तो इसे कहते हैं पूर्ण बेलुसदार, पूर्ण लुसदार, कंप्लीट लचीला है, लुसदार मतलब लचीला। तो इसीलिए इसको बोला गया है ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। हम रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है ना आपके लिए वीवीआई है, नेहा भी बहुत अच्छे से समझाए, लेकिन ये वीवीआई क्वेश्चन है, चाहते हैं कि इसमें रिस्क लिया जाए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पूर्ण बेलुसदार। तो यहाँ पे क्या है, ये पूरा लचीला था, ये एकदम लचीला नहीं है, मतलब छड़ लोहा समझते हो ना, तो लोहा मुड़ भी जाता है, ये लोहा नहीं है, लोहा से भी ज्यादा कठोर है, ये हिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वही बना लिए y 0 और x। अब यहाँ पे क्या है कि प्राइस जो है ये चेंज हो रहा है, कभी 10 रुपए के जी, कभी 20 रुपए के जी, 100 रुपए के जी, फिर होगा 10 रुपए के जी। तो जब प्राइस चेंज हो रहा है तो क्वांटिटी भी चेंज होना चाहिए, मांग का नियम भी तहत होना चाहिए। लेकिन बेरोजगार वस्तुओं में
क्वांटिटी चेंज नहीं नहीं होगा। जैसा यहाँ एग्जाम्पल सपोज करो कि नमक 500 रुपए केजी हो जाता है, तो क्या बिना नमक का खाना खाना शुरू कर दोगे? नहीं और अगर फ्री में सरकार दे रही है ऑर्गेनिक नमक, आ जाइए, अगर सरकार फ्री में दे रही है तो क्या आप एक दिन में केजी नमक खा जाते हैं? नहीं तो नमक से प्राइस का कोई फर्क नहीं नहीं पड़ता है। कोई कंफ्यूजन? नहीं दवा, डॉक्टर आपको कोई दवा लिख दे, हाँ अब उनकी प्राइस क्या है मैटर करेगा क्या? नहीं सस्ता रहेगा तो 5 टैबलेट खा जाओगे, नहीं एक ही में खाओगे सुबह शाम, हाँ। या जितना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में देगा हाँ तो बिलो से दाम वस्तु हो गए। हाँ कोई कंफ्यूजन? नहीं तो यहाँ पे क्या होगा कि क्वांटिटी स्थिर रहेगा, ये प्राइस जो है वो चेंज होगा, ठीक है। तो दाम घटे या बढ़े घंटा फर्क नहीं पड़ता है, हम सामान उतने खरीदेंगे जितना जरूरत है। हाँ अगर भारत सरकार कह दे कि नमक फ्री कर दे रहे हैं तो 10-20 वाला घर में रख दोगे? नहीं नहीं रखोगे। चलिए दूसरा भी क्लियर हो गया होगा। हाँ इसका फॉर्मूला क्या है? ईडी इक्वल टू शून्य, सुन क्योंकि यहाँ पे कोई लोच नहीं होगा। मैथ में भी एमसीक्यू में ये फॉर्मूला आपको आज पूछेगा, फॉर्मूला लिखेगा, पूछेगा कि ये किसका है, तो बताना होगा कि ससुरा कुल लोचदार का है और बेरोजगार का है, ठीक है। थर्ड है लोचदार। तो यह क्या था? कुल लोचदार था, एकदम लचीला था, ये लोचदार है। ये रबर वाला बॉल होता है ना, उसका हिलता है, जितना पटकोगे उतना ऊपर जाएगा। हाँ, जितना जोर से पटकोगे उतना ही ऊपर जाएगा, अपना मन नहीं उछलेगा। हाँ? तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ भी वही मैप बनेगा, सॉरी वक्र बनेगा, ग्राफ बनेगा। यहाँ पे भी 0 x और यहाँ पे y। यहाँ पे क्या है कि अगर P1 है तो यहाँ पे क्वांटिटी 1 होगा। क्या शिवम सिटी बजा रहा है? नहीं वो महिला बजा रहा है, वो महिला बजा रहा है। अगर T1 है तो क्वांटिटी 1 होगा, यानी कि अगर 10 रुपया दाम है तो ये 1 पीस बिकेगा। लेकिन अगर ये दाम बढ़ गया, P2 हो गया, तब क्या होगा? कम बिकेगा, कम। तो ये तो निपट जाएगा ना, आधा पीस जाकर खरीदेगा। अगर दाम घट गया तो क्वांटिटी बढ़ जाएगा, यानी कि जितना दाम बढ़ेगा उतना ही क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा। सही है ना, बढ़ेगा कैसे? डिमांड क्वांटिटी, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा और प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगा। यानी कि ये जो है ये ओरिजिनली मांग का नियम है, जिसका आप परिभाषा देते हैं। मांग का नियम जो है यही है, मांग बढ़ेगा तो प्राइस घटेगा, यानी कीमत बढ़ेगा तो मांग घटेगा। हाँ मांग घटेगा, प्राइस बोलना था आपको, ठीक है। कीमत बढ़ेगा तो मांग घटेगा और कीमत घटेगा तो मांग बढ़ेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके। एक और है, अगला जो है इसको बोलते हैं इकाई की लोच। यहाँ पे क्या था? लोच था, बेरोजगार था, पूर्ण रोजगार था। यहाँ पे जो है ये इकाई की लोच। इकाई की लोच मतलब कि यूनिट, यहाँ पे इंडिविजुअल की बात हो रही है, ये सब चीज में लोच नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है कि किसी इंडिविजुअल आइटम पे अगर प्राइस घटेगा तो उसकी डिमांड बढ़ सकती है। अगर अभी जैकेट का दाम घट जाए तो जैकेट का डिमांड बढ़ जाएगा, लेकिन अभी अगर बर्फ का दाम घट जाए तो डिमांड बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा ना, क्योंकि बर्फ का कोई यूज नहीं है। नहीं। तो ये आइटम पे डिपेंड करता है, इसीलिए इसको बोला गया है इकाई, यूनिट। यहाँ पे ईडी इक्वल टू 1 + 1 होगा। हाँ। और दूसरा है बेलोचदार। तो यहाँ भी क्या है? कंप्लीट बेरोजगार नहीं है, यहाँ पे लोचदार, पूर्ण लोचदार था, वैसे ही पूर्ण रोजगार के बाद सिर्फ बेरोजगार है। तो यहाँ पे क्या है कि ये भी किसी किसी आइटम पे डिपेंड करे। कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो कि आपके लिए कंपलसरी है और वो बेरोजगार है। आप बैगन के बिना सब्जी खा सकते हैं, बैगन के बिना सब्जी खा सकते हैं, भंटा के बिना भी सब्जी खा सकते हैं, नमक के बिना कभी नहीं।
लेकिन कजुआ फलाना ढिकाना के बिना खा सकते हैं, लेकिन अलुआ ससुरा मिलिए जाए कहीं ना तो आलू को भी बेरोजगारी में रख लेते हैं। कहीं। तो आई थिंक हमको लगता है कि आप लोगों को पांचों बढ़िया से समझ में आ गया होगा। हाँ। आज इस वीडियो में दो बार समझाया गया है, नेहा भी एक बार क्लियर की, एक बार हमने क्लियर। अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो नहीं। हम लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं, बाय बाय।